नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। पिछले हफ्ते आखिरकार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को वो खबर मिल ही गई जिसका इंतजार उसे कई सालों बल्कि कई दशकों से था। ऐसी खबर जिसने उत्तराखंड के देवभूमि कहे जाने को चरितार्थ कर दिया। यूं तो प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर सरकारें तक भगवान भरोसे चलती रही हैं, लेकिन भगवान पर ऐसा भरोसा पहली बार दिखाया गया कि एक सरकारी जांच सीधे भगवान को ही सौंप दी गई। ये मामला था लोहाघाट का, जहां लोक निर्माण विभाग के एक सहायक अभियंता की सेवा पुस्तिका खो गई थी। बहुत खुजाने के बाद भी जब सेवा पुस्तिका नहीं मिली और मामला एक्शन साहब के संज्ञान में आया, तो उन्होंने इस मामले को सीधा ही डिप्टा को रेफर करना उचित समझा। उन्होंने बाकायदा आदेश जारी कर दिए कि ऑफिस के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने घरों से 2 मुट्ठी चावल लेके आएंगे, जिन्हें मंदिर में चढ़ाया जाएगा और फिर डिप्टा ही इस मामले में न्याय करेंगे। जिस राज्य में अधिकतर मामले बस आगे रेफर कर दिए जाते हैं, वहां एक्शन साहब ने भी ठीक ही किया कि मामला सीधे भगवान को ही रेफर कर दिया, जिनके भरोसे ये प्रदेश चल ही रहा है। लिहाजा उन्होंने भी एक लिखित आदेश जारी करते हुए पीड़ित को वही संदेश दे दिया जो हमारे नेता अक्सर जनता को देते हैं कि क्वादेर वोट्टी कंडालू साग खेले पदनी धन तेरा भाग। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशुतोष कुमार का ये क्रांतिकारी प्रयोग वाला आदेश जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो विभाग ने पहले तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा और फिर मामले को बढ़ते हुए देख जल्द ही उन्हें लोहाघाट से पौड़ी ट्रांसफर करने के आदेश भी जारी कर दिए। ठीक भी है, इस तरह की अवैज्ञानिक बातें करने का विशेषाधिकार सिर्फ हमारे नेताओं तक ही सीमित रहना चाहिए। धन सिंह रावत भले ही बादलों को रिमोट से आगे पीछे करते रहें, रमेश पोखरियाल निशंक बताते रहें कि भारत ने तो कई लाख साल पहले ही न्यूक्लियर परीक्षण कर लिए थे, और सांसद अजय भट्ट लोकसभा में ये तक कह जाएं कि गरुड़ गंगा के पत्थर घिसकर प्रेग्नेंट औरत को पिलाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, सर्जरी की जरूरत नहीं होती, और इन्हीं गंगलोड़ों को घिसने से सांप और बिच्छू के कांटे पर अगर लगा दिया जाए तो बल जहर का भी तोड़ निकल जाता है। ये लोग ऐसे ही भौंकुछ बयान दे सकते हैं क्योंकि जनता भी समझती है कि नेता की बात और गधे की लात क्या बुन तब। लेकिन एक सरकारी अधिकारी भी अगर नेताओं की राह चल निकले और संविधान में बताए गए साइंटिफिक टेम्परामेंट को पूठ मूड़ कुचा दे, तो बन गई प्रदेश की मौसी फिर। राजनीति के प्रयोगों से प्रदेश पहले ही कुछ कम त्रस्त था, जो अब अधिकारी भी ऐसे अतरंगी प्रयोग यहां करने लगे हैं। वैसे प्रयोगों की बात चली है तो आज के एक्स्ट्रा कवर में इसी मुद्दे को विस्तार से समझते हैं कि कैसे बेहद कमजोर स्थानीय नेतृत्व के चलते उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला में बदल दिया गया है। ऐसी प्रयोगशाला जहां वो तमाम प्रयोग एक एक कर किए जा रहे हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर करने में केंद्र सरकार संशय में रहती है कि जनता की प्रतिक्रिया कैसी होगी। इसलिए उत्तराखंड की जनता को गिनी पिग बना दिया गया है और हम पर परीक्षण करते हुए इन राजनीतिक फैसलों की प्रतिक्रियाएं मापी जा रही हैं। ये उत्तराखंड प्रदेश और यहाँ के लोगों के लिए कितना खतरनाक है, इसे एक एक कर समझते हैं। उत्तराखंड में हाल ही में हुआ एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग था यूसीसी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में कहें तो समान नागरिक संहिता। यूसीसी अपने आप में एक अच्छी पहल है। देश के संविधान में इसका जिक्र है, जिसका आर्टिकल 44 कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। साफ है कि संविधान पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता की बात कहता है। इस प्रावधान का मूल उद्देश्य ही यह है कि देश में सभी धर्मों और सभी वर्गों के लिए एक समान कानून हो। अगर ये कानून हर राज्य के लिए अलग अलग हुआ और उसमें भी कई वर्गों को इसके दायरे से बाहर रखा गया, तो फिर ये समान ही कहां रह जाता है, इसका मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। यूसीसी एक प्रगतिशील विचार है जिसे देश भर में लागू होना चाहिए और अब तक हो भी जाना चाहिए था, लेकिन देश की तमाम सरकारें इसे लागू करने से बचती रही। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्रों में तो ये मुद्दा सबसे अहम हुआ करता था। भाजपा अब तीसरी बार लगातार केंद्र की सरकार में है, फिर भी वो इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसे में उत्तराखंड को परीक्षण के लिए चुन लिया गया कि देश में न सही तो पहाड़ के गिनी पिग्स पर इसे लागू करके देख लिया जाए। उसमें भी यहाँ की जनजातियों को इसके दायरे से पूरी तरह बाहर कर दिया गया, यानी ये समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के लिए भी समान नहीं रह गई। इस कानून को बनाने और इसे लागू करने के लिए जो संसाधन घाम लगा दिए गए, उनका बोझ हम पर है, और इससे हासिल क्या है? नील बटे सन्नाटा। क्योंकि यूसीसी का उद्देश्य ही सारे देश के लिए एक कानून है
तो कल जब पूरे देश में एक नया कानून बनेगा जो कि पूरे देश में समान रूप से लागू होगा, वही उत्तराखंड में भी लागू होगा और तब ये अपना वाला कानून पुटपुंजिया ढूंढ की तरह कहीं चुला दिया जाएगा। चलिए, संसाधनों की बात एक बार को छोड़ भी दीजिए। इससे होने वाले अन्य नुकसानों को ऐसे समझिए कि यूसीसी लागू करते हुए उत्तराखंड सरकार ने यह संदेश दिया है कि भले ही पूरा देश आज भी रूढ़िवादी हो, कम से कम उत्तराखंड इतना प्रगतिशील है कि यहाँ की जनता ने यूसीसी स्वीकार लिया है और इसका स्वागत किया है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के लोग इन दिनों 5th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, जिसकी पहली शर्त ही ये है कि वहां की 50% से ज्यादा आबादी ट्राइबल होनी चाहिए। वहीं 5th शेड्यूल लागू हो सकता है जहां ऐसी आबादी हो और उस पर भी सिर्फ विचार किया जा सकता है। ऐसे में ये मांग करने वाले पहले यही मांग रहे हैं कि गढ़वाली और कुमाऊनी लोगों को भी जौनसार की तरह ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। यानी लोगों की मांग यह है कि गढ़वाली और कुमाऊनी आज भी देश के बाकी समाज से इतना ज्यादा पिछड़े हैं कि उन्हें ट्राइब घोषित किया जाए और फिर 5th शेड्यूल का संरक्षण दिया जाए। अब बाकी बात तो ये हो गई कि एक तरफ तो उत्तराखंड की जनता को इतना प्रगतिशील बताया गया, इतना आधुनिक, इतना एडवांस बताया गया कि यहाँ ट्राइब के अलावा सबने यूसीसी स्वीकार कर लिया, और दूसरी तरफ 5th शेड्यूल की मांग का आधार ही ये है कि यहाँ बहुसंख्य जनसंख्या अभी भी इतनी पिछड़ी है कि उसे ट्राइब का दर्जा और संरक्षण मिले। तो उत्तराखंड के लोग अब अगर 5th शेड्यूल की मांग करते हैं तो सरकार के पास मजबूत तर्क है कि यूसीसी स्वीकारने वाले उत्तराखंड के लोग तो देश के सबसे प्रगतिशील लोग हैं, उन्हें आखिर जनजाति कैसे घोषित किया जा सकता है। फिर केंद्र की भाजपा सरकार ने तो अब तक उस लद्दाख को भी 6th शेड्यूल नहीं दिया जिनसे बाकायदा घोषणा पत्र में लिखकर यह वादा किया गया था। सोनम वांगचुक लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि हमसे किया हुआ वादा सरकार पूरा नहीं कर रही, जबकि हम 6th शेड्यूल की सारी शर्तें पूरी करते हैं और हमारी तो 90% से ज्यादा आबादी पहले से ही ट्राइब है। इतना होने के बाद भी केंद्र सरकार लद्दाख को 6th शेड्यूल नहीं दे रही, तो फिर उत्तराखंड के तो कहने ही क्या, जहां सरकार यूसीसी की वैक्सीन लगाकर हमें देश का सबसे प्रोग्रेसिव समाज घोषित कर चुकी है। यूसीसी की चकाचौंध दिखाकर सरकार ने अपने लिए जो तालियां बजवाई, उसमें प्रदेश की जनता को यह एहसास तक नहीं होने दिया गया कि यही यूसीसी अब पहाड़ी समाज के लिए विशेषाधिकार मांगने की राह में एक बड़ा रोड़ा बन सकता है। यूसीसी के बाद अब उत्तराखंड में होने वाला नया प्रयोग हिंदी भाषा को लेकर है। यह खबर देखिए कि उत्तराखंड के भाषा विभाग ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए वाहनों की नंबर प्लेट पर यूके की जगह खा यानी उत्तराखंड लिखने का फैसला लिया है। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नंबर प्लेट में किसी भी तरह का बदलाव सिर्फ केंद्रीय मंत्रालय ही कर सकता है और राज्यों को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा तो यूसीसी के मामले में भी था कि उसे केंद्र को ही करना था और पूरे देश में करना था, लेकिन उत्तराखंड जैसी लैब जब उपलब्ध है तो पहले यही कर दिया गया। कोई आश्चर्य नहीं कि हिंदी नंबर प्लेट लगाने का प्रयोग भी यहीं से शुरू किया जाए। हम एक हिंदी भाषी राज्य हैं, हमें हिंदी नंबर प्लेट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यह तो समझना ही होगा कि ऐसा हमारी सुविधा के लिए किया जा रहा है या हमें फिर से गिनी पिग बनाते हुए एक और परीक्षण हमारे जरिए किया जा रहा है। परीक्षण उस हिंदी भाषा को लेकर जो इन दिनों दक्षिण भारत के राज्यों और केंद्र सरकार के बीच तनातनी की एक बड़ी वजह बनी हुई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेकर आई है, जिसे स्वीकार करने से तमिलनाडु ने साफ इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु का 2000 करोड़ से ज्यादा का एजुकेशन फंड रोक लिया है और वहां के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं कि केंद्र सरकार उन पर हिंदी थोपना चाहती है और दबाव बनाने के लिए उनका 2000 करोड़ का फंड रोक कर बैठी है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मौजूदा सरकार जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेकर आई है, उसमें गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी पढ़ाना अनिवार्य नहीं है। लेकिन तमिलनाडु का कहना है कि केंद्र सरकार ने हिंदी भाषा पर जितने संसाधन लगाए हैं, उसके बाद तमिल और इंग्लिश के अलावा किसी भारतीय भाषा को अनिवार्य करने की दिशा में उनके पास हिंदी का ही विकल्प बचता है। किसी और भारतीय भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाने के लिए वो इतने संसाधन आखिर कहां से लाएंगे। इसलिए उनका आरोप है कि सरकार उन पर परोक्ष रूप से हिंदी भाषा थोपना चाह रही है। उत्तराखंड की गाड़ियों की नंबर प्लेटों में हिंदी दर्ज होना और तमिलनाडु में हिंदी का विरोध होना, ये दोनों अगर आपको पूरी तरह से अलग अलग मुद्दे लगते हैं और आप मानते हैं कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता, तो आपको हिंदी की राजनीति की इतिहास यात्रा पर एक नजर डालनी चाहिए। उसी से साफ संकेत मिल जाएंगे कि सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। उत्तराखंड इसकी प्रयोगशाला और हम सब प्रयोग वाले मुंह से।
उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच तनातनी के जो सबसे प्रमुख कारण हैं, उनमें भाषा संभवतः सबसे बड़ा रहा है, जो सीधा क्षेत्रीय अस्मिता, आंचलिक पहचान और संस्कृति से जुड़ता है। आज केंद्र सरकार के लिए हिंदी भाषा का मुद्दा क्यों इतना अहम हो गया है, उसे समझने के लिए आजाद भारत में हिंदी के सफर पर एक नजर डालते हैं। साल 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना था, लेकिन इस फैसले को तत्काल लागू करना संभव नहीं था। तो तय हुआ कि संविधान लागू होने के 15 सालों तक केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले संवाद में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया जाता रहेगा। 1965 में ये 15 साल पूरे हो रहे थे। दक्षिण भारतीय नेताओं के लिए ये बड़ी चिंता का विषय था। गैर हिंदी राज्यों और विशेष तौर से दक्षिण भारत को यह स्वीकार्य नहीं था कि हिंदी को ही एकमात्र राजभाषा बना दिया जाए। लिहाजा इन क्षेत्रों में 1965 से पहले ही हिंदी विरोध की आवाजें उठने लगी। हिंदी लागू किए जाने के विरोध में जो आंदोलन खड़ा हो रहा था, उसकी मुख्य कमान डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के हाथों में थी। तमिल संस्कृति और भाषा से कोई भी समझौता उसे मंजूर नहीं था। 26 जनवरी का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था, वैसे वैसे हिंदी विरोध का आंदोलन तेज भी हो रहा था। अन्नादुराई उस वक्त वहां के मुख्यमंत्री थे और गणतंत्र दिवस से करीब 10 दिन पहले उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि अगर हिंदी को राजभाषा बनाया जाता है तो इस गणतंत्र दिवस को वे शोक दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री और उनका मंत्रिमंडल इस फैसले पर टिका रहा कि 26 जनवरी से हिंदी को ही आधिकारिक भाषा बना दिया जाए। नतीजा ये हुआ कि डीएमके ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। जगह जगह पुतले जलाए जाने लगे, हिंदी की किताबों और संविधान के संबंधित पन्नों में आग लगाई जाने लगी और रेलवे स्टेशन से लेकर पोस्ट ऑफिस तक जहां भी हिंदी में कुछ लिखा मिलता उस पर कालिक पोत दी जाती। हिंदी में लिखे सभी बोर्ड होर्डिंग गिरा दिए गए। 26 जनवरी आते आते मद्रास में 2 लोगों ने तमिल अस्मिता की रक्षा के लिए खुद को आग लगा ली। धीरे धीरे यह आंदोलन इतना बढ़ गया कि दर्जनों लोगों की मौत हुई। शास्त्री समझ चुके थे कि हिंदी को ऐसे लागू करवाना संभव नहीं है। तब से आज तक ये मुद्दा टलता ही रहा, लेकिन इस दौरान हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग सरकारों ने काम भी किए और मौजूदा सरकार ने इस दिशा में काफी तेजी से काम किया। इस पूरे दौर में जो शिक्षा नीतियां बनी, उनमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी लाया गया, जिसमें हिंदी भाषी राज्यों को हिंदी और इंग्लिश के साथ एक अन्य भारतीय भाषा पढ़ानी थी, जबकि गैर हिंदी राज्यों को अपनी भाषा और इंग्लिश के अलावा हिंदी पढ़ाना अनिवार्य था। लेकिन तमिलनाडु ने इस शर्त को कभी नहीं माना। दूसरी तरफ हिंदी भाषी राज्यों ने भी एक चालाकी की। उन्होंने तीसरी भाषा के नाम पर दक्षिण भारत की कोई भी भाषा नहीं चुनी, बल्कि संस्कृत को चुना। तो भाषा के नाम पर उत्तर और दक्षिण भारत की तनातनी बनी ही रही, बल्कि अब तो इतनी बढ़ चुकी है कि आए दिन दक्षिण भारत से ऐसे कई वीडियो वायरल होने लगते हैं जहां हिंदी बोलने पर ऑटो वाले सवारियों को उतार देते हैं या फिर जोमेटो वाले का ऑर्डर वापस करवा दिया जाता है। मोदी सरकार जो शिक्षा नीति लाई है, उसमें फिर से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन तमिलनाडु अपनी 2 भाषाओं वाली नीति पर टिका हुआ है। उनका कहना है कि उन्हें तमिल और इंग्लिश के अलावा किसी भी अन्य थोपी हुई भाषा की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु के पास यह भी तर्क है कि उसने 2 भाषाओं के सहारे ही शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है और हिंदी भाषी राज्यों की तुलना में कहीं बेहतर उसका रिकॉर्ड रहा है। लेकिन केंद्र सरकार भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर अडिग है और तमिलनाडु का 2000 करोड़ से ज्यादा का फंड इसी कारण से रोक लिया गया है। दक्षिण भारतीय राज्यों की नाराजगी की 2 बड़ी वजह और भी हैं, जिनमें से एक है परिसीमन और दूसरा है केंद्र से उन्हें मिलने वाली वित्तीय मदद। वहां के तमाम राज्यों ने एकजुट होकर यह प्रस्ताव पारित किया है कि 2026 में होने वाले परिसीमन को कम से कम 30 सालों के लिए आगे टाल दिया जाए। ध्यान दीजिए कि परिसीमन पहले ही 1975 में इंदिरा गांधी और साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी टाल चुके हैं, यानी 50 साल की देरी पहले ही इसमें हो चुकी है। इस बार मोदी सरकार इसे करना चाहती है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को डर है कि परिसीमन हुआ तो उनके सांसदों की संख्या उत्तर भारत की तुलना में बहुत कम हो जाएगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के सांसदों की संख्या ही इतनी होगी जितनी दक्षिण भारत के सारे राज्यों के सांसदों की मिलाकर भी नहीं होगी। ये मामला इतना गंभीर है कि अन्यथा बेहद आक्रामक तेवरों से विपक्ष को धमकाने वाले अमित शाह ने भी इस मामले में बेहद नरमी दिखाते हुए कहा है कि दक्षिण भारत के सांसदों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन दक्षिण भारत की चिंता वाजिब है। अगर जनसंख्या के अनुपात में सांसदों की संख्या तय होगी, जैसी कि होती ही है, तो इसका बड़ा नुकसान दक्षिण भारत के राज्यों को होगा। जबकि उन्होंने पिछले दशकों में जनसंख्या नियंत्रण पर खूब काम किया है,
लेकिन इस अच्छी पहल के लिए उन्हें इनाम की जगह सजा मिलने वाली नौबत आ गई है कि उनका प्रतिनिधित्व घटने को है। जबकि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया उन्हें अब और भी ज्यादा सांसद मिलेंगे। नौबत ये आ गई है कि दक्षिण भारत में अब कुछ सांसद अपने क्षेत्र में तीसरा बच्चा पैदा करने वाले को इनाम तक दे रहे हैं और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी कम से कम 3 बच्चों के अनिवार्य होने की बात वहां कही जा रही है। यानी यहां से ठीक उलट, जहां 3 बच्चों पर पंचायत चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ऐसा ही टैक्स के मामले में भी है। दक्षिण भारत के राज्यों का आरोप होता है कि वो जो टैक्स जमा करते हैं उसका सारा फायदा उत्तर भारत के राज्यों को दे दिया जाता है। दक्षिण भारत के राज्यों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 19% है, जबकि उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 31%। इसे ऐसे भी समझिए कि तमिलनाडु अगर टैक्स के रूप में केंद्र को 1 रुपए देता है तो केंद्र उसे वापस सिर्फ 29 पैसे देता है। कर्नाटक को तो सिर्फ 15 पैसे, जबकि उत्तर प्रदेश को 1 रुपया टैक्स के रूप में देने पर वापस 3.25 रुपए मिलते हैं और बिहार को तो 7 रुपए। उत्तराखंड को भी 1 रुपए देने पर केंद्र से 1 रुपए 29 पैसे वापस मिलते हैं। ऐसे में दक्षिण भारतीय राज्यों का चिंता करना वाजिब है। ऊपर से अस्मिता का सवाल है जो भाषा के रूप में आता है। दक्षिण भारत और विशेष तौर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सीधा आरोप लगाते हैं कि हिंदी पहले ही उत्तर भारत की दर्जनों बोलियों और भाषाओं को खत्म कर चुकी है। अब हम किसी भी हाल में हिंदी को खुद पर थोपने नहीं देंगे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार हिंदी को बढ़ावा देने के लिए पूरे जोर लगा रही है और हर संभव प्रयास कर रही है कि हिंदी को ज्यादा व्यापक बनाया जा सके। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के नाम हिंदी में होने के पीछे भी यही कारण माना जाता है। इसी कड़ी का एक प्रयोग अब गाड़ियों की नंबर प्लेट में हिंदी का प्रयोग भी माना जा रहा है। उत्तराखंड वासियों को बधाई कि इस प्रयोग के लिए भी यूसीसी की तरह उन्हें ही चुना गया है। बाकी हिंदुत्व के प्रयोग तो देवभूमि में जमकर हो ही रहे हैं। अयोध्या में हार के बाद उत्तर प्रदेश में काशी मथुरा बाकी है का नारा ज्यादा उम्मीद से नहीं देखा जा रहा, लेकिन उत्तराखंड में लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद अच्छे से जनता को समझ में आ रहे हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ फिलहाल खूब फल रही है और भाजपा को अगर डर है तो अब उन लोगों से है जो ध्रुवीकरण के गणित में अपना ही एक नया प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रयोग है ध्रुवीकरण को हिंदू मुसलमान की बाइनरी से हटाकर पहाड़ी और गैर पहाड़ी के बीच ले आना। ये ध्रुवीकरण के छोटे रिचार्ज वाला नया प्रयोग भी तेजी से जगह तो बना ही रहा है, जिसे वापस खींचकर भाजपा फिर से हिंदू मुसलमान की बाइनरी में लाने के लिए इन दिनों पूरा जोर लगाए हुए है। इन सबसे इतर मुख्यमंत्रियों को बदलने वाला प्रयोग यहाँ सफलता से चल ही रहा है। ये प्रयोग वैसे भाजपा ने सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में भी किया है। हमारे यहाँ बाकी के प्रयोग ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि प्रदेश के मूल मुद्दों को उठाने वाले नेता सिरे से गायब हैं। इसलिए केंद्र की मेहरबानी से जो लोग चुनाव जीते हैं वो केंद्र की ही इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। खनन से पैसा खनन खनन बरस ही रहा है और बाकी का काम शराब के धंधे ने संभाल लिया है। उत्तराखंड में प्रयोग मीडिया में भी खूब हो रहे हैं। इधर सरकार की किसी कमी पर जनता अगर लामबंद होती नजर आती है तो तुरंत ही मीडिया जनता के नहीं बल्कि सरकार के लिए बैटिंग करने उतर पड़ती है। इस खबर को ही देखिए। पिछले हफ्ते जब उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के मोहित डिमरी ने जल जीवन मिशन में हो रही गड़बड़ी और प्रदेश भर में लोगों को पानी की दिक्कत का मामला उठाया तो तुरंत ही ये खबर छपकर सामने आ गई कि गांव का रंग तो गुलाबी है, सब जगह बहार ही बहार है, पानी की समस्या आखिर है कहाँ। लेकिन उत्तराखंड DIPR यानी सूचना विभाग ने अपने पेज पर जब इस खबर को पोस्ट किया तो उसके नीचे के कमेंट आप जाकर जरूर पढ़िएगा, जहां फर्जी अकाउंट से नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग इलाके के लोगों ने अपनी अपनी आपबीती लिख छोड़ी है और खबर का फैक्ट चेक मौके पर ही कर दिया है। सरकार जिस योजना को अपार सफल बता रही है उसी योजना के बारे में जनता ने बताया है कि अपार नहीं अफार बोलिए जनाब, आपकी योजना का पानी अफार उस डांडे से यहां तक भी नहीं पहुंच रहा। वैसे छोटे ही सही कुछ अच्छे प्रयोगों की खबर भी इस हफ्ते आई जब मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हुआ कि चारधाम यात्रा धर्मस्व तीर्थाटन परिषद का गठन किया जाएगा। ये परिषद चारधाम, आदि कैलाश यात्रा, पूर्णागिरि यात्रा, नंदा देवी राज्यात यात्रा के संचालन में सहयोग करेगी। ये परिषद अगर सिर्फ अपने लोगों को मलाई चाटने वाले पदों पर सेट करने से इतर सच में धार्मिक तीर्थाटन को अलग से मैनेज करने के लिए काम करे तो ये एक स्वागत योग्य फैसला है। ऐसे ही कुछ अच्छे प्रयोग इन दिनों कुछ नेता व्यक्तिगत स्तर पर भी कर रहे हैं, जैसे भाजपा नेता रविंद्र जोग्राण जो अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करवाने के लिए सरकार को घचोर रहे हैं। इसके लिए साल 2009 में शासनादेश जारी हुआ था और साल 2024-25 के लिए भी जनवरी में विज्ञप्ति निकली थी।
लेकिन कोचिंग की व्यवस्था आज तक भी नहीं हुई। रविंद्र जुगरान इस संबंध में पहल कर रहे हैं। ऐसी ही एक पहल कांग्रेस नेता पंकज क्षेत्री भी कर रहे हैं, जो मंत्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति के उस मामले को कोर्ट तक ले गए हैं, जिस मामले को लुकाने छिपाने के लिए हमारी सरकार ने पूरी ताड़ी मार रखी है। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया पहलाद, नमस्कार।